तो आगे की कड़ी में अपन पढ़ेंगे स्पर्शरेखा की लंबाई 24। तो एक वृत्त दिया गया है, यह वृत्त है। इस वृत्त की स्पर्शरेखा, इसकी लंबाई है वो 24 है। बाहर कोई बिंदु मौजूद है जिसका नाम P है। तो इस P से स्पर्श बिंदु तक इसकी दूरी है वो 24 है। उसके बाद में इसने कहा है कि केंद्र से दूरी है वो 25 है। तो इस वृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से इस बाहर का जो बिंदु है P, इसकी दूरी है वो 25 है, ये 25 है, ठीक है। अब उसके बाद इसने कहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये अपन को पूछा गया है। तो एक नियम है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये एक त्रिभुज बन जाता है OPQ। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज के अंदर एक प्रमेय लागू होता है जिसका नाम आप भलीभांति जानते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण है, P के सामने वाले ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण का मान 25, लंब का मान अपन को मालूम नहीं है तो R मान लिया, इसका मान हो गया 24। तो 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का 25 से गुणा करेंगे 625 R स्क्वायर प्लस इसका करेंगे ये हो जाएगा 576। अब मान आखिरकार अपन को ज्ञात किसका करना है? R का मान ज्ञात करना है। तो R के लिए इसको पक्षांतरित कर दो, तो पक्षांतरित करेंगे R बराबर ये इधर आ जाएगा, तो 625 माइनस 576। तो R स्क्वायर बराबर इसमें से अपन घटाएंगे तो पीछे कितना रह जाएगा? 49। अब जैसे यहाँ से इसको हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर, आप जानते वर्गमूल हो जाएगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको त्रिज्या का मान है वो 7 सेंटीमीटर वाला उत्तर है वो राइट करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा है, इसी त्रिभुज से संबंधित ही है। त्रिज्या खंड। अब ये त्रिज्या खंड क्या है? ये एक वृत्त है, इस वृत्त की एक अपन त्रिज्या खींचते हैं, उसके बाद में एक अन्य और त्रिज्या खींचते हैं। तो अपन ने 2 त्रिज्या खींच दी, 2 त्रिज्या खींच देते हैं तो ये जो पूरा वृत्त था उसमें से ये हिस्सा है वो अलग हो गया, तो इसको अपन कहते हैं त्रिज्या खंड। और ये केंद्र पर कितने डिग्री का या कोण बनता है? तो इसको मान लिया थीटा। थीटा कोण केंद्र पर दोनों त्रिज्याएं हैं वो अंतरित करती है। अब चाप की लंबाई कितनी होगी ये पूछा है, यानी कि इस त्रिज्य खंड के द्वारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है इसको क्या कहते हैं अपन? चाप कहते हैं। पूरा जो राउंड है, पूरी जो परिधि है इसको परिधि या परिमाप कहते हैं, किनारे की कुल लंबाई, ठीक है। लेकिन उस किनारे में से थोड़ा सा हिस्सा, उसका घटक भाग, तो उसको अपन क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अब इस चाप की लंबाई कितनी होगी? तो चाप को अपन मान लेते हैं L, चाप की लंबाई L बराबर, अब टोटल परिधि कितनी होती है? 2 पाई R। अब 2 पाई R जब परिधि होती है उस वक्त टोटल कोण कितना होता है? तो टोटल कोण उस वक्त कितना होता है? 360 होता है, बटा 360। लेकिन इस वक्त कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है,
तो गुणा थीटा, ये अपने सूत्र बन गया। जो चीज़ अपन को ज्ञात करनी वो सदैव अंश में लिखना है। ये टोटल जो है वो किसके सापेक्ष है, कोण के सापेक्ष है। टोटल कोण कितना बन रहा है 360, तो बटे में 360 लिखना है। फिर जितना कोण त्रिज्याएं अंतरित करती है उतने से गुणा कर लो। अब मान लिया कि यहाँ पर ये तो कोण है, कोण की जगह यदि समय की बात होती, मिनट की बात होती, टाइम, तो ऐसी परिस्थिति में अपन जैसे ही एल ज्ञात करना हो तो 2 पाई आर यानी कि टोटल परिधि बटा, अब यहाँ पर तुलना है वो परिधि की जो तुलना है वो कोण से नहीं हो रही है, अब समय से हो रही है। और समय भी किस में अपन ले रहे हैं, मिनट में ले रहे हैं। तो अपन जानते हैं कि टोटल या जो टोटल परिधि होती है उस वक्त मिनट कितनी होती है, तो घड़ी के अंदर मिनट कितनी होती है, 1 घंटे के अंदर पूरा राउंड मारेंगे तो 60 मिनट होती है। तो बट्टे में अपन को कितना लिखना है, 60 लिखना है। गुणा टी समय के लिए कितना चाप होगा, तो गुणा टी। इस प्रकार से अपन को जो चाप की लंबाई ज्ञात करने से संबंधित जो सूत्र बनता है उस सूत्र को रटना नहीं है, समझना है कि प्रश्न में जो बदलाव होता है उस बदलाव के साथ में सूत्र में भी किस टाइप से अपन को बदलाव करना है। अब समय यदि अपन घंटे में नोट करना शुरू कर दें तो फिर सूत्र क्या हो जाएगा, तो एल बराबर 2 पाई आर बटा टोटल कितने घंटे होते हैं, एक राउंड मारता है तो 12 घंटे होते हैं, बट्टे में 12 लिख दो, गुणा एच। इस प्रकार से अपन को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब उसके साथ में यदि ये त्रिज्य खंड दिया हुआ है, त्रिज्य खंड के अंदर कोण दिया हुआ है, कोण की जगह यदि क्षेत्रफल दिया हुआ होता तो अपन क्या करते, एल बराबर 2 पाई आर बटा कुल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा जो एरिया दिया है अकॉर्डिंग जिस वक्त चाप की लंबाई ज्ञात करनी है उस वक्त एरिया कितना है, तो गुणा ए कर दो। यानी कि आपको जो प्रश्न के अंदर जानकारी दी गई है एक उसके अकॉर्डिंग ही अपन को सूत्र स्थापित करना है। जो आपको ज्ञात करना है, चाप ज्ञात करना है, तो चाप से संबंधित जो टोटल चाप ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो अंश में रख दो, और आप तुलना किससे कर रहे हैं वो आगे में लिख दो। गुणा प्रश्न के अंदर जो आंकड़ा दिया होता है वो लास्ट में गुणा में लिख दो। तो इस प्रकार से सूत्र में आप जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो इस चाप से संबंधित है वो सूत्र है, आप बिना रटे इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल बराबर 2 पाई आर बटा 360 डिग्री गुणा थीटा डिग्री। एक ये हो गया। दूसरा हो गया एल बराबर 2 पाई आर बटा 60 मिनट गुणा टी हो गया। उसके अलावा एल बराबर 2 पाई आर बराबर यदि घंटे के अंदर समय नोट किया जाता है तो बटा 12 गुणा एच हो गया। अब यदि एल की लंबाई है तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि ज्ञात करने की जरूरत पड़े तो 2 पाई आर बटा टोटल क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा एरिया जो भी दिया हुआ होता है वो गुणा एरिया करता है। तो उसके अकॉर्डिंग चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा। अब उसके बाद में जो गणित का जो नियम होता है कि भाई अंश और हर में आप समान संख्या का भाग दे करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है एक बार, तो यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है 180 बार। तो फिर इसको सरल करके फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, पाई आर बटा 180 गुणा थीटा। तो सूत्र के प्रश्न के अंदर 2 पाई आर भी आ सकता है और पाई आर भी आ सकता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि अंश और हर में समान संख्या का अपन भाग दे सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बदलाव जब देखने को मिलता है तो कुछ बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमने जो सूत्र याद किया वो तो याद नहीं है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि
अंश और हर में समान संख्या का यदि भाग जाता है तो वो सॉल्व करने के बाद में भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी सरल सूत्र भी देखने को मिल सकता है या मूल सूत्र भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है एक बार, इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो आपको वहाँ पर पाई आर बट्टा 6 गुणा एच भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे यहाँ पर पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो आपको क्या देखने को मिल सकता है, एल बराबर, यह ऊपर तो कौन बच गया 2 बट्टे के अंदर कौन बच गया, आर गुणा एरिया, तो ये भी आपको फॉर्मूले में देखने को मिल सकता है। तो सरल करना एक नॉर्मल बात है, तो आप किसी भी प्रकार से सूत्र को रटे नहीं, समझने का प्रयास करें, सूत्र खुद स्थापित करना की कला है वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है। सीधा सीधा इसने पूछा है, गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना आयतन है तो घात 3 होती है, क्षेत्रफल है तो घात कितनी होगी, 2 होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यदि इसमें गोला कह दिया है, अर्धगोला कह देते हैं, तो अर्धगोला कह देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए काम करना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक घन का एक पृष्ठ, घन के टोटल 6 पृष्ठ होते हैं, उसमें से एक पृष्ठ का परिमाप, परिमाप यानी किनारों की टोटल लंबाई, जो ये घन है, इस एक पृष्ठ का परिमाप है वो टोटल कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी, 7-7 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो 4 किनारे, चारों किनारों का टोटल कितना दिया हुआ है, 28, तो प्रत्येक भुजा है वो, क्योंकि अपन जानते हैं कि घन के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती, तो प्रत्येक भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 7-7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब उसके बाद में इसने क्या बोल दिया है, आयतन पूछा है, तो अभी अपन ने प्रश्न सॉल्व किया था, आयतन का सूत्र क्या है, भुजा की घात 3, क्षेत्रफल होता है तो घात 2, आयतन होता है घात 3, तो भुजा का मान कितना है, 7, तो 7 का 3 बार गुना कर लो आप, तो कितना आ जाएगा, 343। 7 का 7 से गुना करोगे तो कितना होगा, 49, फिर 49 का 7 से गुना करो तो आ जाएगा 343। और इसमें आपको क्या लिखना है, घन सेमी, क्षेत्रफल होता है तो वर्ग सेमी। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न का जवाब देना। अगला प्रश्न है, आंकड़े, कुछ सूचनाएं आपको दी गई है, उसका क्या ज्ञात करना है, माध्य का ज्ञात करना है। 3 चीज़ें होती है, एक होता है माध्य, एक होता है माध्य का, और एक होता है बहुलक। ठीक है, अब इसमें आपको माध्य का पूछा गया है, तो माध्य का के अंदर आपको क्या करना, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो, और उसके बाद में मिडल वाला जो अंक होता है, बीच में कौन बैठा है, वो उसका उत्तर होता है। तो आरोही क्रम के अंदर लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 0, फिर 1, फिर 2 3 4, 2 3 4, उसके बाद में 7 और 8, 7 और 8। अब इसमें टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो बीच में कौन होगा, ये चौथे नंबर वाला होगा। अब मिडिल में कौन होता है, इसका मेन फॉर्मूला क्या है, यदि विषम है तो बीच में पद कौन होगा, n+1/2, यानी कि 7+1/2, यानी 8/2, यानी कि चौथा पद है वो बीच में माना जाएगा। तो 4 नंबर पे कौन बैठा है, 3 बैठा है, तो इसका मतलब इसका माध्य कितना हो गया, 3। अब कभी कभार माध्य पूछ लेते हैं, तो इसका उत्तर आपको पता ही है, राशियों का योग बट्टे राशियों की टोटल संख्या, तो फिर इनका योग कर लो, योग करके टोटल जो संख्या है उसका भाग दे देते हैं, तो माध्य आ जाता है। एक होता है बहुलक, बहुलक में जो ज़्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी
एफ का मान बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी वो बहुलक होगा। वैसे यहाँ पर सारे अंक एक एक बार ही आए हुए हैं, इसीलिए इसमें बहुलक ज्ञात करना थोड़ा कठिन या असंभव होता है, क्योंकि सारे बहुलक हैं। अब मान लिया कि यहाँ पर 4 है, वो एक बार आया हुआ है और 4 एक बार और आ जाता है, तो 4 कितने बार आ गए, 2 बार आ गए, तो बहुलक है वो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सभी बराबर बराबर आए हुए, इसीलिए सारे बहुलक है। कई बार ऐसा होता है कि 2 आंकड़े हैं वो बराबर आ जाते हैं, जैसे 2 1 3 3 4 8 4, इस प्रकार का आंकड़ा हो जाता है। तो इसमें 3 भी 2 बार है और 4 भी 2 बार है, तो इसका बहुलक है वो 3 व 4 दोनों होंगे, ये ध्यान रखना है। जबकि माध्य या माध्य या माध्यक, इसमें 2 उत्तर कभी नहीं हो सकते। यदि दोनों होंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे आपको पता है m का मान ज्ञात करना हो, वो क्या कर देंगे, 2 उत्तर होता है तो दोनों का योग करके 2 का भाग देते थे, यानी कि 7/2, तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। लेकिन दोनों उत्तर कभी नहीं मानते, जबकि बहुलक के अंदर यदि बारंबारता दोनों की बराबर है तो फिर दोनों उत्तर हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बीच क्या संबंध होता है। तो इनके बीच में 3m बराबर 2z प्लस x, ये 4 इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर इसने माध्यिका है, उसके लिए क्या संकेत इसने लिख दिया, y, तो यहाँ पर m की जगह अपन को क्या लिख देना, y। जैसा संकेत इन्होंने इस्तेमाल किया वैसे ही अपन को करना है, लेकिन मूल रूप से आपको याद रखना है। अब उसके बाद में ये प्रश्न है वो संकेत अलग इस्तेमाल कर लेती है, तो जो अपन ने मूल फॉर्मूला जो याद किया है उसकी जगह उनको शिफ्ट कर दो, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। उसके बाद में अगला जो और लास्ट प्रश्न जो है, इसमें इसने कहा है कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है, प्रायिकता जो है इसका मान है वो 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर हो सकता है, ये कंडीशन इसकी होती है। तो प्रायिकता का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, और 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होता है। इसके अलावा यदि कोई माइनस का है मान है, या 1 से बड़ा है, या 0 से छोटा, 0 से छोटा होगा वो ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक मान है वो भी नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा है वो भी नहीं हो सकता है। तो इसमें जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं, जैसे 2/3 है, तो इसको आप पहले दशमलव में बदलो, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें अंक छोटा है और r बड़ा है, तो इसका मतलब इसका मान है वो निश्चित तौर पर 1 से छोटा ही होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो इस प्रकार की प्रायिकता है का मान हो सकता है, जबकि इसने क्या पूछा है, नहीं है, तो ये तो हो सकता है। इसके विपरीत अपन लिखें 3/2, इसका मतलब ये मान है वो 1 से बड़ा है, यानी कि इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। तो ये प्रायिकता का मान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान है वो 1 से बड़ा है, तो वो नहीं हो सकता है। या फिर जैसे -1.5 हो गया, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें अपन को विशेष रूप से ध्यान देना है कि प्रायिकता का मान है वो ऋणात्मक नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है, इनके बीच में 0 और 1 इस क्राइटेरिया के अंदर होता है, तो वो मान प्रायिकता का है वो संभव है। जबकि इस क्राइटेरिया से जो बाहर के जो मान है वो प्रायिकता का मान संभव नहीं है। धन्यवाद।